हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू M12। आज की वीडियो में हम रीजनिंग के कुछ और टॉपिक्स कवर करने वाले हैं। हम एक वीडियो इस पर बना चुके हैं। अगर आप लोगों ने रीजनिंग के वीडियोस हमारे नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पर जा सकते हैं और वीडियोस को देख सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम कोडिंग डिकोडिंग का एक टॉपिक करने वाले हैं, जिसे आप सांकेतिक भाषा भी कह सकते हैं। तो इसके आज हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करें। इन क्वेश्चंस में क्या होगा कि कुछ वर्ड्स के ऊपर आपको कुछ कोडिंग दी होगी और उसे आपको डिकोड करना है, यानी कि किसी शब्द के लिए कुछ कोड उन्होंने निर्धारित कर दिए होंगे और उन पर क्या करना होगा आपको। उन्होंने एक और वर्ड दिया होगा जिसको उसी वाले वर्ड के बेसिस पर आपको नया कोड बनाना होगा। इसको क्वेश्चन से समझते हैं। देखो, इस वाले क्वेश्चन में उसने कहा कि यदि किसी सांकेतिक भाषा में टर्मिनल को SDQLJOBM कहा जाए तो उसी भाषा में क्रेडिबल को आप किस प्रकार लिखेंगे। तो इसके लिए हमने बच्चों कैसे किया, इसके लिए हमने देखो टर्मिनल को लिखा, उसके बाद उसको जो कोड दिया गया है वो लिखा, उसके बाद हमने लिखा कि क्रेडिबल को हमें लिखना है। ठीक है, हमें सबसे पहले ये चीज़ें करनी है। उसके बाद हमने देखा कि जो इसके वर्ड्स हैं, जो ये टर्मिनल के वर्ड्स हैं और जो इसका कोड दिया है इसके वर्ड्स हैं, ये आपस में रिलेटेड कैसे हैं, कैसे रिलेटेड है। अब S और T में क्या होता है, T से पहले S आता है, ठीक है। इसी तरह E से पहले D आता है, R से पहले Q आता है, M से पहले L आता है, ऐसे चलते रहेंगे। लेकिन I से पहले J आता है नहीं, I के बाद J आता है। तो इसमें क्या हुआ, यहाँ पर जो चार शब्द थे वहाँ तक क्या हुआ, उसने एक अक्षर पहले लिया। अब यहाँ पर क्या हुआ, उसने बाद में लिया। N के बाद O आया, A के बाद B आया, L के बाद M आया। उसने यहाँ इन चार अक्षरों को क्या लिया, बाद वाले अक्षर लिए, और इन चार अक्षरों में पहले वाले अल्फ़ाबेट लिए। बस वही रूल हमें यहाँ लगा देना है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, चार वर्ड्स में इनसे पहले आने वाले अल्फ़ाबेट लगाएंगे और चार वर्ड्स में इनके बाद में आने वाले अल्फ़ाबेट, यानी कि C से पहले B आता है, R से पहले Q आता है, E से पहले D आता है, D से पहले C आता है। इसी तरह I के बाद J आता है, B के बाद C आता है, L के बाद M और E के बाद F। तो जब आप ये बना लोगे तो आपके पास क्या कोड आ जाएगा, BQDCJCMF, ये आपके पास कोड आ जाएगा। तो ये आंसर में आपके देखो क्वेश्चन में आपको कहीं दिया हुआ है ये वाला कोड, ये है BQDCJCMF, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। तो ये आपका आंसर करेक्ट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर 1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। सेकंड क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी खास कोड में लेबर को वो KBAPTS कहता है तो उसी कोड में आप कैंडिडेट को क्या कहोगे। तो इसमें भी हम क्या करेंगे कि जो हमारे पास वर्ड दिया हुआ है और जो उसका कोड दिया हुआ है उसमें आपस में रिलेशन देखेंगे कि उन्होंने कैसे किया। उसी रूल को हम यहाँ लगा देंगे। तो इसमें हमने क्या किया हुआ है, इसमें देखो L और K में क्या रिलेशन है, L से पहले K आता है, और A और B में क्या है, A के बाद B आता है। इसी तरह B से पहले A आता है, O के बाद P आता है, U से पहले T आता है और R के बाद S आता है। मतलब इसमें इसने क्या किया है, इस वाले में क्वेश्चन में क्या था कि चार पहले आ रहे थे और चार बाद में आ रहे थे। यहाँ क्या है, इसमें एक अल्फ़ाबेट पहले आएगा, फिर अगले में अल्फ़ाबेट बाद वाला आएगा, फिर पहले वाला आएगा, फिर बाद वाला आएगा, फिर पहले वाला और फिर बाद वाला। बस सेम टू सेम रूल हम इसमें लगाएंगे। इसमें हम क्या करेंगे, पहले वाला लिखेंगे। C से पहले क्या आता है, B, A के बाद क्या आता है, B, N से पहले क्या आता है, M, D के बाद क्या आता है, E, I से पहले क्या आता है, H, और D से बाद क्या आता है, E। तो हमारे पास क्या बन गया आंसर, कोड क्या बन गया, BBMEHE। ये आपको क्वेश्चन में देखें कहाँ दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 में उन्होंने दिया हुआ है BBMEHE, यानी कि ऑप्शन नंबर 4। तो ये ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि यदि किसी कोड में कंज्यूमर को ERUMNSCO लिखा जाता है तो उसी कोड में आप ट्रायंगल को कैसे लिखोगे। तो बच्चों आप ये वाला क्वेश्चन जो है वो इन दो क्वेश्चन से डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, ये देखो यहाँ पर उन्होंने क्या किया है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर इन्होंने, अब इसका इस तरह से हम लगाएंगे ना, अगर इसमें बाद और पहला देखेंगे तो आप देखोगे कि N और U में बहुत डिफरेंस है, S और M में बहुत डिफरेंस आता है, U और N में डिफरेंस आता है। तो ऐसे इसको नहीं करना है। इसको हम देखो, अब अगर हम सामने ध्यान से इसको देखेंगे, इसके कोड को और वर्ड को, तो इन्होंने क्या किया है, ये दो अक्षर उठाए यहाँ रख दिए, NS उठाया यहाँ रख दिया एज इट इज़, UM उठाया यहाँ रख दिया और ER उठाया यहाँ रख दिया। यानी कि इन्होंने दो दो अक्षर उठाकर
आगे पीछे करके कोड को स्थापित कर दिया। ये 2 वर्ड उठाए सबसे लास्ट में रख दिए, ये 2 वर्ड उठाए यहाँ रख दिए, ये 2 वर्ड उठाए यहाँ रखे और सबसे लास्ट वाले 2 वर्ड उठाए यहाँ रख दिए। बस हमें रूल पता चल गया। अब यही रूल हम किस में लगाएंगे, ट्रायंगल में लगाएंगे। हम क्या करेंगे, ये दोनों को उठाएंगे यहाँ लगा देंगे, इन दोनों को उठाएंगे यहाँ लगा देंगे, इन दोनों को उठाएंगे यहाँ रख देंगे और इन दोनों को सबसे लास्ट में जो है इन दोनों को सबसे पहले रख देंगे। तो हमारे पास क्या कोड बन के तैयार हो गया, LENGIATR। यहाँ देखें LENGIATR कौन सा आ रहा है आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर 1। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ब्रेकडाउन को NWODKAERB लिखा हुआ है, उसी सांकेतिक भाषा में ट्रायंगल्स को आप कैसे लिखोगे। तो बच्चों अब आप ध्यान से देखो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो बिल्कुल। ये वाले में और ये वाले में कुछ दिख रहा है आपको, ये क्या है, BREAKDOWN। अब मैं इसको ऐसे चलूँ तो BREAKDOWN। इसका मतलब इसने क्या किया, आपने अक्षर को लिखा ऐसे और इसने कोड बना दिया ऐसे। ठीक है, हमें पता चल गया। अब हमें ये कौन सा आगे वर्ड है कौन सा पीछे वर्ड है, बीच में कितने वर्ड है करने की ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, तो सेम टू सेम रूल हम कहाँ लगा देंगे, यही वाला रूल हम कहाँ लगाएंगे, ट्रायंगल्स में लगा देंगे। तो हम क्या, बस हमें ट्रायंगल्स को उल्टा लिखना है। सबसे पहले वाला अक्षर सबसे लास्ट में आएगा, ठीक है, दूसरा सेकंड लास्ट में। इसी तरह से करते करते जैसे ट्रायंगल्स इस दिशा में लिखा हुआ है, हमें ट्रायंगल्स लिखना है इस दिशा में। तो हमारा इसका ऑप्शन कौन सा सही बैठ रहा है, ऑप्शन हमारा सही बैठ रहा है ये। कौन सा ऑप्शन बैठ रहा है हमारा, TRIANGLES, ऑप्शन नंबर 4 ट्रायंगल्स। ट्रायंगल्स को अगर हम उल्टा लिखें तो इस तरह बैठता है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका सही जवाब है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि यदि किसी निश्चित सांकेतिक भाषा में ब्रेक को 51342 लिखते हैं, काइट को 2796 लिखते हैं, तो उसी सांकेतिक भाषा में रिब को क्या लिखेंगे। ठीक है बच्चों, इस तरह के क्वेश्चंस मैं आपको बताती हूँ। अगर इस तरह के क्वेश्चंस आपको आते हैं, अगर या तो आपको एक अक्षर दिया है और एक कोड दिया है, ठीक है, और उससे बनाना है आपको, तो आपको क्या करना है, तो आपको लॉजिक लगाना पड़ेगा कि वो अक्षर और वो कोड किस तरह बिठाए गए हैं। लेकिन एक आसानी क्या हो जाती है, अगर आपको इस तरह से 2 कोड दिए हुए हैं, 2 उन्होंने एग्जाम्पल दे दिए और आपको तीसरा एग्जाम्पल ढूंढना है, तो आप सबसे पहले क्या करोगे कि इसके जो अल्फ़ाबेट हैं उनको देखोगे, ये अल्फ़ाबेट इसमें तो नहीं आ रहे। अगर वो अल्फ़ाबेट इसमें आ रहे हैं तो आपको एज इट इज़ इनका कोड उठाकर इसमें डाल देना है। जैसे क्या है, ब्रेक दिया है आपको, काइट दिया हुआ है ऑलरेडी, आपको रिब ढूंढना है। तो रिब में आर आता है पहले, इसमें देखो आर है, बिल्कुल है, आर यहाँ मिल गया हमें। आई है, आई हमें यहाँ मिल गया, और बी कहाँ है, बी हमें यहाँ मिल गया। तो जो तीनों अक्षर जिनका हमें कोड ढूंढना है वो तीनों अक्षर हमें एग्जाम्पल में ही मिल गए। अगर हमें एग्जाम्पल में ही मिल गए तो हमें एज इट इज़ क्या करना है, उसका कोड उठाना है और लगा देना है। आर का कोड क्या है, यहाँ पर 1 है, आई का कोड क्या है 7 है, और बी का कोड क्या है 5 है। तो हमारे पास क्या बन गया आंसर 175। तो इसका ऑप्शन कहाँ आ रहा है 175, आपका आ रहा है ऑप्शन नंबर 1। ओके, तो ये ऑप्शन नंबर 1 आपका सही आंसर हो जाएगा। सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने कहा कि एक खास कोड में फाइट को 39%@4 लिखा है, टीयर्स को 458CH लिखा है, तो उसी कोड में स्टेज को कैसे लिखना है। मैंने आपको अभी भी बताया, सिंपल सिंपल सिंपल। अगर आपके पास 2 एग्जाम्पल दिए हैं तो आपको इस वाले इसके जो अल्फ़ाबेट हैं वो इसी में से ढूंढने हैं, आपको इसी में से मिल जाएंगे। अगर आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल और एक कोड दिया है बताने के लिए तो आपको लॉजिक लगाना है, ये सोचना है कि इसका लॉजिक किस तरह बिठाया गया है। लेकिन अगर आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं, आपको हमेशा ध्यान रखना है, अगर आपको 2 एग्जाम्पल दे दिए हैं तो आपको सिर्फ उसमें से वही अक्षर ढूंढने हैं और उसका कोड सीधा सीधा उठाकर लगा देना है। अब उन्होंने कहा था स्टेज का बताना है हमें। अब स्टेज में एस आता है, ठीक है, एस इसमें है, बिल्कुल है, ये रहा। टी है, टी ये रहा। ए है, ए ये रहा। जी है, जी भी है हमारे पास। ई है, ई भी है हमारे पास। तो सारे जितने भी इसके अल्फ़ाबेट्स हैं वो सारे मिल गए, इसी में मिल गए। तो आपको कुछ भी लॉजिक नहीं लगाना है, आपको सीधा इसके कोड उठाने हैं और इसमें लगा देने हैं। चलो, एस का कोड क्या था, एच हमने लगा दिया।
टी का कोड क्या था, टी का कोड दोनों में 4 है, 4 लगा दिया। ए का कोड क्या है हमारे पास, ए का कोड 8 है। जी का कोड क्या है परसेंटेज, और ई का कोड क्या है 5। तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है H48%5। H48%5 आपका कहाँ है आंसर, ऑप्शन नंबर 2 है आपका। ऑप्शन नंबर 2 इसका मतलब आपका सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि किसी खास कोड भाषा में ट्री इज वेरी ब्यूटीफुल को हम क्या लिखते हैं, का ना डा टा, और दिस इज स्ट्रॉन्ग ट्री को लिखते हैं ना पा सा का। तो उसी कोड भाषा में हमें बताना है इन दोनों में से ब्यूटीफुल क्या है। अब कहने को तो आप कर सकते हो, जैसे मैंने आपको ऊपर बताया है, करने को तो आप कर सकते हो कि ये दोनों आपको 2 एग्जाम्पल दिए हैं और इसी में से जो ब्यूटीफुल है आपने ब्यूटीफुल का उठाया, टा उठाया और लिख दिया। लेकिन बच्चों ऐसे नहीं करना है। ये इस टाइप के एग्जाम्पल्स जब भी आपके पास आएंगे जहाँ पर इलॉजिकल मतलब का ना डा पा ची पा, आपको इस तरह के अगर वर्ड्स दिए हुए हैं और आपको एक प्रॉपर सेंटेंस दिया हुआ है, तो आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि ये एज इट इज सेम टू सेम इसके नहीं है। ओके, ये ज़रूरी नहीं है ट्री का कोड का है, इसका कोड ना है, वेरी का कोड डा है ना। आपको हर एक वर्ड का जो कोड है वो लॉजिक से निकालना होगा। इन वाले क्वेश्चंस में आपको ये ध्यान रखना है, ये एज इट इज़ कोड नहीं दिया हुआ है, ये मिक्स करके कोड दिए होते हैं। इसमें से आपको हर एक वर्ड का कोड निकालना होता है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल से बताती हूँ। जैसे इसमें दिया हुआ है ट्री इज़ वेरी ब्यूटीफुल और दिस इज़ स्ट्रॉन्ग ट्री। तो इन दोनों में कॉमन वर्ड्स कौन से हैं, एक तो ट्री कॉमन है आपका और एक इज़ कॉमन है। यहाँ पर भी इज़ आ गया और ट्री आ गया। तो यानी कि ऐसे 2 वर्ड्स इसमें है जो कॉमन है। ठीक है, इन दोनों में आप कोड कौन से कॉमन है, एक तो ना कॉमन है और एक का कॉमन है। इसका मतलब यह है कि एक का और ना में से एक इज है और एक ट्री है। ठीक है, लेकिन हमें इन दोनों का कोड पता नहीं लगाना, हमें किसका पता लगाना है, ब्यूटीफुल का पता लगाना है। अब ये तो का और ना तो पक्का पता चल गया हमें कि ट्री है या इज है, ब्यूटीफुल तो नहीं है। अब ब्यूटीफुल क्या है, डा भी ब्यूटीफुल हो सकता है और टा भी ब्यूटीफुल हो सकता है। अगर उन्होंने ऐसा कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है जिससे कि आप डेफिनेटली पता लगा सको कि कौन सा कोड है, तो आपको कौन सा ऑप्शन लगाना है, ऑप्शन नंबर 5 लगाना है। ठीक है, जिसमें आपको नहीं पता कि कौन सा आंसर है, क्योंकि इसका आंसर डिटरमाइन नहीं किया जा सकता। तो ब्यूटीफुल का जो कोड है वो डा या टा में से एक है, लेकिन उन्होंने ऐसा एग्जांपल कोई नहीं दिया जिससे हम डेफिनेटली बता सकें। अगर इस वाले सेंटेंस में भी कहीं ब्यूटीफुल होता तो हम पता लगा लेते कि ब्यूटीफुल का कोड क्या है। लेकिन क्योंकि उन्होंने सिर्फ एक ही सेंटेंस में दिया हुआ है और 2 हमारे पास कोड बच रहे हैं, तो हम एग्जैक्टली पता नहीं लगा सकते, इसलिए हम ऑप्शन नंबर 5 लगा देंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका इसी तरह का है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है कि किसी कोड भाषा में सी पो रे को कहते हैं बुक इज थिक, टी ना रे को कहते हैं बैग इज हैवी, का सी को कहते हैं इंटरेस्टिंग बुक और डे टी को कहते हैं दैट बैग। उसी कोड भाषा में हमें क्या बताना है, दैट इज इंटरेस्टिंग का कोड क्या है, ये हमें बताना है। इतने लंबे सवाल को देखकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बहुत ही ईजी होते हैं ये वाले क्वेश्चंस। कैसे, मैं बताती हूँ। हम क्या करेंगे, हम कोड को और सेंटेंसेस को हम लिख लेते हैं। सी पो रे बुक इज थिक है, टी ना रे बैग इज हैवी है, कासी इंटरेस्टिंग बुक है और डे टी दैट बैग है। मैंने आपको पहले ही बता दिया है कि ये एग्जैक्टली सेम टू सेम कोड नहीं है, मतलब डे जो है वो टी का कोड नहीं है और टी जो है वो बैग का कोड नहीं है, ये मिक्स कोड दिए हुए हैं। ठीक है, मतलब जो टी है वो दैट का भी हो सकता है, बैग का भी हो सकता है। ये हमें पता लगाना है कि इसका कोड क्या है। कैसे पता लगाएंगे, हम पहले उठाते हैं, हमें अब दैट इंटरेस्टिंग बताना है, हम पहला और दूसरा उठाते हैं। चलो पहला और दूसरा हमने उठाया, अब इसमें हम ढूंढते हैं कि सेंटेंस जो है उसमें कॉमन वर्ड क्या है। सिर्फ इज कॉमन है, ठीक है ना, सिर्फ इज कॉमन है। तो कोड में भी ऐसा होगा कि कोड में भी सिर्फ एक कोड ऐसा होगा जो कॉमन होगा। कौन सा कोड कॉमन है इन दोनों में, सीपो रे और टीना रे में रे कॉमन है। ओके, ये तो हमें पता चल गया, रे जो है वो इज है। ठीक है, क्योंकि कॉमन हमने पता लगा लिया। अब हम दूसरा और चौथा उठाते हैं। दूसरा है टीना रे इज बैग इज हैवी और डे टी में है दैट बैग। इसका मतलब ये है कि इन दोनों में बैग कॉमन है सेंटेंस में, और कोड कौन सा कॉमन है, ना रे इसमें है नहीं है, डे इसमें है नहीं है। इसका मतलब टी कॉमन है दोनों में। इसका मतलब ये भी हमें पता लग गया, जो टी है वो बैग है। ठीक है, चलो अब पहला और तीसरा उठाते हैं। सी पो रे है बुक इज थिक और कासी है इंटरेस्टिंग बुक। अब इन दोनों में सी पो रे में और कासी में कौन सा ऐसा कोड है जो कॉमन है, सी आप देख सकते हो कॉमन है। और सेंटेंस में ऐसा कौन सा वर्ड है जो कॉमन है, इन बुक इज थिक और इंटरेस्टिंग बुक में बुक कॉमन है।
देख सकते हो ना, बुक कॉमन है इनमें भी और कोड में केवल सी कॉमन है ना। तो हमें ये पता चल गया कि सी का मतलब बुक है। अब हमें पता लगाना है, दैट इज इंटरेस्टिंग। अब देखो यहाँ हमने पता लगा लिया था कि टी जो है वो बैग का कोड है, तो बचा क्या, डे जो है इसका मतलब दैट का कोड है, ये भी हमने लिख लिया। इस वाली में सी हमने पता लगा लिया था कि बुक का कोड है, तो बचा क्या, का बचा, यानी कि का जो है वो इंटरेस्टिंग का कोड है। हमें करना किसका था, हमें करना था कोड पता लगाना था, दैट इज इंटरेस्टिंग का कोड हमें पता लगाना था। तो हमारे पास दैट भी आ गया, दैट भी आ गया, इंटरेस्टिंग भी आ गया और इस भी आ गया, तो हम उसको लगा देंगे कोड को। दैट का कोड क्या है, डे, ठीक है। इज का कोड क्या है, रे, और इंटरेस्टिंग का कोड क्या है, का। तो दे रे का ये आपका आंसर हो जाएगा, दे रे का, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ आया, आई होप आपको समझ आया होगा। इसमें हमें क्या करना होता है, जब आपको जितने ज़्यादा सेंटेंसेस दिए होते हैं आपको कॉमन वर्ड्स और उनके कॉमन कोड ढूंढ के निकालने होते हैं। अगर आप ऐसा निकाल लेते हो तो आप बहुत आसानी से यहाँ पे पता लगा सकते हो किस वर्ड का कौन सा कोड है, उसके बाद जो सेंटेंस हमने दिया है तो उस वर्ड का हम कोड बना लेते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में उसने बोला है, हरे को सफ़ेद, सफ़ेद को पीला, पीले को नीला, नीले को गुलाबी और गुलाबी को काला कहा जाए तो दूध का रंग कौन सा होगा। ये तो आप सीधा भी कर सकते हो, लेकिन मैंने आपको यहाँ फिर भी बता दिया है कि अगर आप इस तरह से करते हो, कह रहे हैं सफ़ेद को पीला, पीले को नीला, नीले को गुलाबी, गुलाबी को काला कह रहे हैं, तो दूध किस रंग का होता है बच्चों, सफ़ेद रंग का। यहाँ पर सफ़ेद के लिए कोड लेकिन क्या है, पीला, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा पीला, यानी कि ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 आपका यहाँ आ गया। ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 4 आपका आंसर आ गया। उसके बाद एक क्वेश्चन और है आपका, ये भी देखते हैं। यदि काले को लाल, लाल को सफ़ेद, सफ़ेद को भूरा, भूरे को पीला, पीले को नीला और नीले को हरा कहा जाए तो दूध का रंग क्या है। ये भी हमने बच्चों इसी तरह से लिख लिया है, सेम। किस तरह से, काले को हमने लाल कहा, लाल को सफ़ेद कहा, सफ़ेद को भूरा कहा, भूरे को पीला, पीले को नीला और नीले को हरा, यानी कि उन्होंने बहुत सारे एग्जाम्पल दे दिए। अब उन्होंने पूछा दूध का रंग क्या है, दूध का रंग क्या होता है, सफ़ेद, तो आपको सफ़ेद नहीं लिखना है, सफ़ेद को हमने क्या कोड दिया हुआ है, भूरा, तो आपका आंसर क्या आ जाना चाहिए, आपका आंसर आ जाना चाहिए भूरा, यानी कि इसमें। और आपको ऑप्शन में आप देखोगे नीला दिया है, हरा दिया है, सफ़ेद दिया है, लाल दिया है, इनमें से कोई नहीं दिया है, तो इसका मतलब आपके पास भूरे में ऑप्शन ही नहीं है। तो आपको ये नहीं समझना है कि आपका आंसर गलत है। अगर आपको भूरा नहीं दिया हुआ है लेकिन आंसर आपका भूरा ही है तो आप ऑप्शन नंबर 5 लगा देंगे कि इनमें से कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए यहाँ पर आपका रीजनिंग का ये हमारा कोडिंग डिकोडिंग इस तरह के क्वेश्चन जो है वो आपको करने हैं। अगर आपको इन क्वेश्चंस में किसी भी तरह की कोई परेशानी आती है या किसी भी तरह से आपको ऐसा कुछ जो समझ नहीं आया तो प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में बताइएगा, हम उसे आपको नेक्स्ट वीडियो में